अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था। तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ डिसाइड किया था कि कहाँ पे जेड टेस्ट हम लगाएंगे और कहाँ पे जो है वो टी टेस्ट लगाएंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम प्रॉपरली वन सैंपल जी टेस्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। और ये जो टेस्ट है ये अप्लाई होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है। मतलब ये इसकी कंडीशन है जो नॉर्मल डेटा होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास इसके दो जो है वो एस्पेक्ट्स बन सकते हैं। एक इसमें ये होता है कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि ये जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है ये अननोन हो। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नोन है तो फिर हम z के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। जिसको हम z स्टैटिस्टिक कहते हैं। और ये बराबर होगा z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम गौर किया हो तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये यूज करते थे। ठीक है। अब चूंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है तो वही सेम फार्मूला है, थोड़ी सी शेप इसकी चेंज हो गई है, इक्वलिटी की फॉर्म में आ गया है। ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो नॉन हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। हमें एक्स बार भी गिवन होगा, मीन भी गिवन होगा, सिग्मा और एन सारी चीजें गिवन होगी। हमने वही 6 स्टेप्स करके तो उसको परफॉर्म करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अननोन हो तो फिर हम क्या करते हैं कि सिग्मा की बजाय सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं जिसकी नोटेशन एस है। ठीक है। और इसका अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते थे। क्लियर है। तो दो सिचुएशंस है और दोनों जो है क्लियर कट है कि एक में जो है स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा और दूसरे में स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन होगा। तो अभी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं और इसके ऊपर एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तरीका ये है कि साथ साथ आप एक एक स्टेप नोट करते जाए ना रजिस्टर के ऊपर, तो तभी आपको कैलकुलेशंस की समझ आएगी। वैसे सिर्फ वीडियो देखने से फिर आपको कैलकुलेशन की समझ नहीं आएगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल जो है वो लिया है, इसको चेक करते हैं। एग्जांपल में वो बता रहा है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट bulbs produced by a company has in the past been 1120 hours with a standard deviation of 125 hours। पहली जो लाइन है ना, पहली लाइन में वो क्लेम कर रहा है कि पहले जो बल्ब वगैरह बनते थे किसी स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, उसकी जो एवरेज लाइफ थी किसी बल्ब की वो 1120 आवर्स जो है वो बल्ब चलता था। ठीक है। और उसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो है 125 आवर्स। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है ना इसके अंदर वो क्लेम कर रहा है जिससे हमारा एच नॉट और एच वन बनेगा। एच नॉट क्या बनेगा? 1120। ठीक है। और एच वन जो है वो क्या बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखो कहीं पे ग्रेटर और लेस का जिक्र नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर एच नॉट को इक्वल की फॉर्म में लेते हैं और एच वन को नॉट इक्वल की फॉर्म में लेते हैं। और इस पे अगर आप गौर करो ना तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है। दूसरी बात थी कि सैंपल की लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन है या अननोन है, तो अगर सैंपल की लाइन में स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन होगा तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। ठीक है। इसको हमने पहले भी काफी दफा जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो आगे वो बता रहा है कि सैंपल ऑफ 8 इलेक्ट्रिक बल्ब recently chosen from a supply of newly manufactured
bulbs showed a mean lifetime of 1070 hours। अब उन्होंने क्या किया कि अब जो नए बल्ब बन रहे हैं उसमें से कोई 8 बल्ब जो है वो सेलेक्ट किए और जब उसका लाइफ टाइम देखा तो मीन लाइफ टाइम उनका बन रहा था 1070 आवर्स। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब हैज नॉट चेंज यूजिंग अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ 0.05। कहते हैं टेस्ट करो कि जो एवरेज लाइफ टाइम है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 0.05 को यूज करो। तो अब पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम H0 और H1 बनाते हैं। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन की लाइन होती है या जहाँ पे कोई बात क्लेम की जाती है वहां से H0 H1 बनता है। ठीक है। तो इसमें देखो ये वो बात कर रहा है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी हैज इन द पास्ट इज दिस। ठीक है। और ये जो है ये सैंपल की लाइन है। तो इसका मतलब ये है इस लाइन से हमारा H0 और H1 बनेगा। सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन में हमने लिखा है कि H0 जो मीन है वो है 1120 आवर्स। ठीक है। और H1 हमने बनाया है नॉट इक्वल की फॉर्म में। अब ये इक्वल और नॉट इक्वल की फॉर्म में हमने इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी ये जिक्र नहीं है कि मीन लाइफ या ग्रेटर है या फिर लेस है। ठीक है। तो इसलिए हमने H0 को इक्वलिटी की फॉर्म में लिया और H1 को हमने नॉट इक्वल की फॉर्म में लिया। और यहाँ से हमें एक और भी पता चल गया कि जब H1 हमारा नॉट इक्वल की फॉर्म में हो तो हमें पता चलेगा कि ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल का मतलब क्या होगा कि वैल्यू 1120 से या तो ग्रेटर होगी या फिर लेस होगी। ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हम इसको टू टेल टेस्ट कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो हम दोनों साइडों पे चेक करते हैं। अच्छा स्टेप नंबर 2 में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू लगाते हैं जो कि 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अब हमने डिसाइड करना है कि हमने टेस्ट कौन सा लगाना है, आया जेड टेस्ट लगाना है या टी टेस्ट लगाना है। ठीक है। अगर जेड टेस्ट लगाना है तो फिर नोटेशन में सिग्मा लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये सोचना है कि टेस्ट कौन सा लगाएंगे। अब आप देखो दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें ना तो जैसे हमने बात की स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन हो तो फिर हम एन को नहीं देखते, हम जेड का सिग्मा वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है। तो सोल्यूशन में आते हैं दोबारा। हमने क्या किया, जेड का जो सिग्मा का फार्मूला था जो कि नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए था वो हमने लगा दिया। अब क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन में हम टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं और z यहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्ट में लिखा है अल्फा/2। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये जो H1 है ना ये टू टेल टेस्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू हम राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे चेक करेंगे। तो जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है इसको हम हाफ हाफ करेंगे, हाफ एक साइड पे हो जाएगा हाफ दूसरी साइड पे। तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो जब 0.05 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर बन गया 0.025। क्लियर है। अब ये जो 0.025 है ये वैल्यू हम देखते हैं किसके अंदर, टेबल के अंदर। ठीक है। तो जब 0.025 को हमने टेबल के अंदर देखा, ये टेबल मैंने आप लोगों को भेजा भी है, नॉर्मल का टेबल है, इसके अंदर हम 0.025 को चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें आपने सर्च करना है 0.025। ये देखो ये 0.028 और 0.023
239, 24 और ये 25 है। ठीक है, तो ये जो 0.025 बना है, हम क्या करते थे कि ये 1.9 जो कि ये वाली वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, और 0.025 के बिल्कुल ऊपर वाली जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1.9 था, यहाँ पे 0.06 है, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.96। तो ये हमारा टेबुलेटेड वैल्यू बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें वैल्यूज गिवन होती है, एक्स बार की, म्यू की, सिग्मा की और एन की, तो वो सारी वैल्यूज उठा के हम क्या करते हैं कि इसमें पुट कर देते हैं। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा एक्स बार क्या होगा और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो मीन तो हमारे पास पहले से डिसाइडेड है, जो कि 1120 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 125 है, एन जो है ये 8 है, और इसका जो मीन गिवन है ना, इसके अंदर एक सैंपल की लाइन के अंदर ये वाली शॉर्ट अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 1070, तो ये वैल्यू है एक्स बार की। ये वैल्यू एक्स बार की क्यों है? क्योंकि ये सैंपल की लाइन में है। ठीक हो गया? तो ये सारी वैल्यूज जब हमने इकट्ठी की और इसको हमने फार्मूले में पुट कर दिया, एक्स बार की जगह पे उसकी वैल्यू, म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू, सिग्मा 125 और एन 8, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया -1.13। ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में क्या करते हैं कि जो z कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसको हम कंपेयर करते हैं z टेबुलेटेड के साथ। ठीक है, तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे हमने लिखा है एज जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी टेबुलेटेड। ये देखो, ये वैल्यू है माइनस में और ये वैल्यू भी है माइनस में। ठीक है, मतलब प्लस में भी है माइनस में भी है, क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस का आया है, तो इसलिए हम कंपेयर करेंगे माइनस की वैल्यू के साथ। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि वैल्यू या तो ग्रेटर होगी या फिर लेस होगी, तो यहाँ पे आंसर क्योंकि माइनस में आया है लेस की फॉर्म में, तो टेबुलेटेड वैल्यू हम कंपेयर करेंगे माइनस की वैल्यू के साथ। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखो, यहाँ पे चेक करो, ये देखो, ये आप एज्यूम कर लो कि ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है 1.96 और 1.96, ये प्लस की वैल्यू है और ये वाली जो है ये माइनस की वैल्यू है। अब हमारा जो z कैलकुलेटेड आया है ना, z कैलकुलेटेड वो आया है यहाँ पे तकरीबन कोई 1 पॉइंट क्या है, 1.13, ये तकरीबन कोई यहाँ पे है। ठीक है, और माइनस में है। ये जो वैल्यू है 1.96 और ये 1.96, इसका ये जो दरमियानी पार्ट होता है ना, ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, यानी कि इसके अंदर अगर कोई वैल्यू फॉल करे कैलकुलेटेड वैल्यू तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो 1.13 जो है ये इसके इन बिटवीन है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो एच नॉट को हम एक्सेप्ट करेंगे। समझ आ गई? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, कंक्लूजन में हमने लिखा है एज z कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन z tabulated which fall in the acceptance region, so we accept h naught and conclude that the mean life of bulb is equal to 1120 hours। क्योंकि एच नॉट को हमने एक्सेप्ट किया तो मीन हमारे पास इसके बराबर था, तो इसका मतलब ये है कि जब एच नॉट एक्सेप्ट हो गया तो मीन लाइफ जो है वो बल्ब्स की कितनी बनती है, 1120 आवर्स। क्लियर है? इसको बहरहाल इस पे आप प्रैक्टिस करो। और अब हम चेक कर लेते हैं कि जिसमें अगर लेट्स सपोज स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो फिर इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल देखो, a random sample of 36 drinks from a soft drink machine has an average content of 7.6 ounces
विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.48 ounces। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन है सैंपल की लाइन, और इस सैंपल की लाइन में एक तो n दिया गया है जो कि 36 है, दूसरा इसमें x बार दिया गया है एवरेज, यानी कि सैंपल के लाइन के अंदर जो मीन होगा ना वो x बार होगा, ठीक है, और उसकी वैल्यू है 7.6, और इसी लाइन के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन भी है। तो ये हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि जब सैंपल की लाइन में स्टैंडर्ड डिविएशन हो तो वो सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। क्लियर है? तो वो कह रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे आपको H0 H1 बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने आपको ऑलरेडी ये बना के दे दिया है कि मीन जो है, सॉरी H0 जो है मीन, ये लेस देन और इक्वल टू 7.5 है, और इसका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है यानी कि जो H1 है वो ग्रेटर देन 7.5 है, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 7.5 है तो इसका मतलब ये है कि वन टेल टेस्ट है, ठीक है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी गिवन है 0.05। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सोल्यूशन में देखो H0 H1 ऑलरेडी गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, इसका मतलब ये हुआ कि H1 जो है ये ग्रेटर की फॉर्म में है तो ये वन टेल टेस्ट होगा, वन टेल। और इसमें अल्फा को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अल्फा जो है 0.05 है। टेस्ट स्टैटिस्टिक अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा लगाएं। तो देखो क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है, लेकिन कौन सा गिवन है, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। तो उसके बाद हम n को देखते हैं। n को हमने देखा तो n 36 है जो कि 30 से ग्रेटर है, ठीक है, तो हम z लगाएंगे विद द नोटेशन ऑफ s। तो जब हमने देखा, सोल्यूशन में चेक करो, फार्मूला हमने लगाया z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस ओवर अंडर रूट n, ठीक है। अब हमने सिग्मा नहीं लगाया क्योंकि सिग्मा अननोन है। क्रिटिकल रीजन में z अल्फा, अब देखो अल्फा को हमने 2 से डिवाइड नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है, और टेबल के अंदर जब हमने 0.05 को चेक किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1.645, या टेबल से 1.65 भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये फिर आप टेबल में देख लेना जो आप लोगों को मैंने टेबल प्रोवाइड किया है। अच्छा, कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में एक्स बार जो है ये 7.6 है, ठीक है। मीन जो है, जो म्यू है, जिस जहाँ से H0 H1 बना था वो 7.5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 0.48 है, और n जो है ये 36 है। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया हमारे पास 0.288, ठीक है। अब देखो H1 जो है वो कह रहा है कि ग्रेटर है वैल्यू, तो जब ग्रेटर है तो हम जब शेप बनाएंगे इसकी तो हम वैल्यू देखेंगे इस ग्रेटर वाली साइड के ऊपर, ठीक है, ये लेस वाली साइड नहीं देखेंगे क्योंकि H1 जो है वो ग्रेटर की फॉर्म में है। तो जब हमने वैल्यू देखी, यहाँ पर देखो आंसर हमारा आ गया 0.288। तो 0.288 का ही जाके यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे लिख दें 0.2 और 88, ठीक है। वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से लेस है, कम है, ठीक है, क्योंकि इस साइड पे है एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो H0 एक्सेप्ट होगा। कंक्लूजन में चेक करो, as z calculated is less than z tabulated which falls in the acceptance region, so we accept H0 and conclude that the average content of drink is less than or equal to 7.5 ounces। ये देखो म्यू हमारे पास क्या था H0 का, वो था लेस देन और इक्वल की फॉर्म में, तो बस वही स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट, और उसके बाद इंशाल्लाह हम जी टेस्ट को डिस्कस करेंगे फॉर द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है। ओके, अल्लाह।